हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे ना, उसके नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट को हम लोग समझेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल का क्या जो है एप्लीकेशंस है ना। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मेटल, ठीक ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल फॉर नॉन मेटल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, ठीक। तो क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, वो मेटल जो होता है, मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो 3 एनर्जी टर्म पे डिपेंड करता है। मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल जो मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 3 एनर्जी के सम 3 एनर्जी के सम पे डिपेंड करता है ना। कौन कौन? तो हाइड्रेशन इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और उसके बाद आयनाइजेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी, इन तीनों एनर्जी के सम पे इसका पोटेंशियल डिपेंड करता है, रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या फिर हम उसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। तो ये सब्लिमेशंस क्या होता है ना। अच्छा, आज का जो हम टॉपिक्स जो स्टडी कर रहे हैं ये भी जो है टॉपिक किसके लिए है, तो सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स को फोकस करके मैंने बनाया है टॉपिक, है ना। इसमें क्या है कि सोडियम पहले क्या होगा, सॉलिड है तो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी लगता है उसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या इसको हम सब्लिमेशन एनर्जी भी बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है इसमें इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव आता है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हम लोग इससे दिखाएं, इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और सोडियम जब गैस में कन्वर्ट हो गया, उस गैस से जब इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो गैसियस आयन से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड होता है, जो एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर जब ये आयंस में कन्वर्ट होता है तो इसके चारों वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होने लगता है। वाटर मॉलिक्यूल जब सराउंडेड होगा तो ये हाइड्रेटेड होगा। हाइड्रेटेड होने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो ये 3 एनर्जी पे इसके सम पे डिपेंड करता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का, है ना। मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये तीनों एनर्जी के सम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। तो क्यों पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ टूटता है तो उसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है ना। और जब भी कोई चीज़ जुटता है तो उसमें एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है ना। जैसे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक ना। और जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो उसमें एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होता है, उसको एनर्जी देना पड़ता है। यहाँ देख रहे हैं कि सॉलिड जो है गैस में चेंज हो रहा है, तो ये जुटा हुआ था वो टूट रहा है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आया। यहाँ पे क्या है कि ये इससे क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स था, उससे हम इलेक्ट्रॉन तोड़ के बाहर निकाल रहे हैं, है ना, डिसोसिएट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें भी टूट रहा है, इसके लिए एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव आता है। और हाइड्रेशन एनर्जी निगेटिव इसलिए आता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाइड्रेटेड हो रहा है, इसके चारों वाटर मॉलिक्यूल जाके सराउंडेड हो रहे हैं इस तरह से। जैसे हम देखें पॉजिटिव आयंस है, जैसे ही पानी में इसको डाले, वाटर में इसको डिजोल्व किए, तो इसका जो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है इसको चारों ओर से घेरना स्टार्ट कर देता है। इसके बीच आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है ना। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगता है। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। जितना स्ट्रॉन्गर ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा वो एनर्जी उतना ही ज़्यादा रिलीज होता है। अब ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ज़्यादा कब होता है, जब इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, है ना। चार्ज डेंसिटी मतलब E/R के रेशियो को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं ना। ये ज़्यादा हो तब होता है। अभी चार्ज डेंसिटी कब ज़्यादा होगा, जब रेडियस छोटा हो, है ना। रेडियस को छोटा करते जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगा, क्योंकि नीचे का पार्ट को छोटा कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी जो इंक्रीज करेगा, है ना। या फिर हम चार्ज को बढ़ा दें, इस चार्ज को हम 1+ से 2+ या 3+, जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि उसका चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो ये ज़्यादा हाइड्रेटेड होते चला जाएगा, इसके ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी को ज़्यादा रिलीज करना है तो क्या करना होगा, तो चार्ज डेंसिटी को हमको बढ़ाना होगा। तो ये तो जनरलाइज ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका साइज छोटा होता है, जिसमें चार्ज ज़्यादा होता है, उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझें। अब क्या है कि जो किसी भी मेटल के गुड रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए, मतलब मेटल क्या होता है, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना। मेटल हमेशा ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है और नॉन मेटल हमेशा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जनरली, है ना। मेटल हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए और मेटल जो होता है, नॉन मेटल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल क्या है, अगर गुड
किसी भी मेटल के गुड रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, लो होना चाहिए, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जब लो होगा तो वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी मेटल के ज़्यादा रिएक्टिव होने के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लो होना चाहिए। अगर किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लो है, इसका मतलब वो ज़्यादा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के लूज करने का टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा हाई है ना। तो अब ये क्या है, लो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे एक टर्म है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। मेटल जब भी का बात करेंगे तो हमको उसका रिडक्शन पोटेंशियल को क्या देखना है, लो देखना है। जितना ज़्यादा लो होगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना, वो दूसरे को उतना ही आसानी से रिड्यूस करेगा। अब ये क्या है, लो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसका लो होना चाहिए, आयनाइजेशन इंथैल्पी इसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन इंथैल्पी इसका लो होना चाहिए और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर अगर इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो है और आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है और ये हाई है, तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही लो होता चला जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही लो होगा। और जितना लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसके लूज करने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब उनको हम वैल्यू को देख के समझते हैं, है ना। जैसे हम लिथियम लिए हैं, है ना, सोडियम लिए हैं, पोटासियम लिए हैं, रुबेडियम, सीजियम है ना। तो क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो है ऊपर से लिथियम को देखें तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो वो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है। रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का सबसे ज़्यादा हाई होता है ना। तब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का क्यों ज़्यादा हाई होता है, जबकि लिथियम का तो साइज छोटा है। और लिथियम का जब साइज छोटा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, जबकि हमको रिडक्शन पोटेंशियल को लो रखना है तो क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए। यहाँ तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई हो, इसका आयनाइजेशन एनर्जी तो हाई होगा क्योंकि साइज छोटा है, प्लस साइज छोटा है तो इसका मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगा। मेटालिक बॉन्डिंग जब स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको जो है एटोमाइज होने में, इसको सब्लिमेट होने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा। तभी दोनों इसका फैक्टर जो है लो होना चाहिए, मगर इसका हाई हो रहा है इन रिलेटिव टू अदर, है ना, अदर की तुलना में इसका ये दोनों क्या होगा, हाई हो रहा है। तो फिर इसका जो है पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होता है, इसका ज़्यादा होने का रीज़न ये होता है कि भले ही ये दो फैक्टर इसका क्या हो रहा है कि इसके फेवर में नहीं जा रहा है, मगर इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। एक फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसलिए हाई होता है कि अभी मैंने बताया कि साइज छोटा होने पे क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। इसका साइज क्या है, छोटा है, साइज छोटा है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसका बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है, बहुत एक्सेस अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है। और जो एनर्जी निकलता है वो क्या होता है, वो आयनाइजेशन और एंथैल्पी और एटमाइजेशन में यूज हो जाता है ना, जिसके चलते जो है इसका जो वैल्यू ज़्यादा हो गया उसको कंपनसेट करने का काम करता है, उसके क्षतिपूर्ति करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए लिथियम का जो है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो रीजन हम सीधे डायरेक्ट बताएंगे, ड्यू टू हाइयर हाइड्रेशन एनर्जी द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ लिथियम इज रिलेटिवली हाइयर देन अदर एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर हम मेटल्स को हम डाटा देखें तो हमको क्या नज़र आ रहा है, हमको ये दिख रहा है कि जो मेटल्स है उसका वैल्यू सबका निगेटिव आ रहा है ना। तो निगेटिव आने का मतलब है क्या कि जब भी अगर मेटल का बात करें और हमको मेटल मेंशन नहीं है, कोई मान लिया एक्स वाई ऐसे करके माना हुआ है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू माइनस दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप हमेशा ही उसको क्या बताएंगे, तो वो उसको नॉन मेटल, उसको मेटल रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मेटल जो होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जनरली जो है उसी का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव आता है ना। नहीं तो अगर नॉन मेटल होगा तो उसका वैल्यू हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये हम लोग को इस डाटा से हम लोग को पता चलता है क्या कि जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हो रहा है वो मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज जो है मेटल होगा। मगर कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होता है ना। जैसे अगर हम मान लें कि इसका वैल्यू देखें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका भी पॉजिटिव दिया हुआ है ना, इसका भी क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या रिपोज बता रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू ये बता रहा है कि ये सब लेस रिएक्टिव मेटल है ये सब क्या है, इसका रिएक्टिविटी कम है।
तो हम डाटा देख के हम पता कर सकते हैं ये सब कम रिएक्टिव वाला मेटल है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई है। अब इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, तो गोल्ड होगा, क्योंकि इसका 1.51 वोल्ट है, इसका बहुत ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। अब मेटल होते हुए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होना मतलब कि इसका कम रिएक्टिव होना है ना। तो इसीलिए कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिसका पॉजिटिव वैल्यू आता है उसको हम लोग जनरली बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह का कंटेनर बनाने में यूज़ करते हैं। रीज़न है क्या कि ये जो है लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी जनरेट होता है कि अगर पूछा जाए कि क्यों, अगर हम कॉपर का देख रहे हैं तो ये मेटल होते हुए क्यों इसका वैल्यू जब प्लस में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव क्यों आ रहा है इसका वैल्यू, जबकि बाकी का निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न हम लोग बताएंगे, तो इस फैक्टर को ध्यान में रख के बताना है ना। तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब ये जितना भी फैक्टर हम लो दिखाएं, इसमें हाई दिखाए हैं, यहाँ जस्ट उल्टा हो जाए, ये हो जाए लो हो जाए, ये हाई हो जाए, ये हाई हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना। फिक्स यही कंडीशन है ना। इसका पॉजिटिव आने का रीज़न हम इस फैक्टर के आधार पर बता सकते हैं कि इसका कॉपर का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है वो लो होता है, ठीक है ना। इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी लो होता है और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनिक इंथैल्पी हाई होता है, जिसके चलते इसका पोटेंशियल क्या होता है, वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब एनसीईआरटी से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन है, जो आपको अलग अलग चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे चैप्टर को जो है कॉन्सेप्ट को मैं जो एक ही में एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर हम कॉपर 2 प्लस देखें और कॉपर 1 प्लस देखें, तो ये दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब मेटल्स किसी भी मेटल में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके लिए आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लो होगा, है ना, जिस मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लो होगा, है ना, उसका जो है उस मेटल आयंस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे +2 का 0.54 है, यहाँ पे +1 है तो इसका 0.52 है, तो इसका वैल्यू क्या है, कम है। तो इसलिए क्या होता है, Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। Cu प्लस मतलब कि क्यूपरिक जो है, कॉपर क्यूपरिक स्टेट में जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू क्यू प्लस। क्यों, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लो है ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं वो Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस वाई, तो बताएंगे क्या, ड्यू टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस इन कंपेरिजन टू Cu, इट इज़ मोर स्टेबल दैन Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल दैन दिस, है ना। अब इसमें और थोड़ा ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन देना है तो हम बोल सकते हैं कि क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों ज़्यादा इसका वैल्यू कम होता है। तो रीज़न हो गया क्या क्या कि इसका 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी इसका ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इन कंपेरिजन टू कॉपर की तुलना में इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो इसके फेवर में चला जाएगा, लो होता चला जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू थोड़ा, है ना। तो लो इसलिए हुआ क्योंकि क्या है कि चार्ज डेंसिटी इसका ज़्यादा है ना, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा हो गया, इसलिए इसकी तुलना में इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, लो होता है, ठीक। तो ये हम इसका रीज़न एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और नहीं एक्सप्लेन करना तो डायरेक्ट लिखते हैं Cu2 प्लस का लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है Cu प्लस से, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमको बोला जाए क्रोमियम 3 प्लस और क्रोमियम 2 प्लस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो क्रोमियम 3 प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो -0.74 वोल्ट होता है, और जबकि इसका जो है ये होता है ना 0.40 के लमसम रहता है। तो ये वैल्यू तो लोअर है, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो ये लोअर है ना। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि इसका वैल्यू लोअर है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लोअर है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। और इसी क्रोमियम 3 प्लस इज मोर स्टेबल दैन क्रोमियम 2 प्लस, तो यहाँ पर हम लोग दिखाएं हैं, है ना। तो ये 3 प्लस क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो रीजन वही रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इसका लो होता है। तो इस तरह से कोई भी मेटल को एक्सप्लेन करना हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो है हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल फॉर नॉन मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल में क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, ये भी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इफ़ नॉन मेटल्स आर इन गैसेस स्टेट, अगर वो गैसेस स्टेट में, तब के लिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ। सॉलिड में है तो कुछ फैक्टर ऐड हो जाता है, जैसे सॉलिड है तो पहले सब्लिमेट होगा, उसके बाद फिर जो है डिसोसिएट होगा, ठीक है ना। तो हम गैसेस के लिए टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट है क्या कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेटल में इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो लूज करता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी देखते हैं। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखा जाता है। और हाइड्रेशन इंथैल्पी पे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब जैसे हमको फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें थ्री एनर्जी टर्म का सम होता है। तो पहले बॉन्ड टूटने में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कोई भी टूटता है तो पॉजिटिव वैल्यू आता है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा। अब टूटने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने में जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे। अब जब निगेटिव में कन्वर्ट हो गया तो इसके चारों ओर क्या होता है, वाटर का जो निगेटिव पॉजिटिव पोल होता है इसके निगेटिव पोल के साथ सराउंडेड हो जाता है ना। जैसे वाटर में लिखते हैं तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज इसके चारों ओर सराउंडेड हो जाता है। ये भी क्या होता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। तो हाइड्रेटेड होने के चलते इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। ये तो इसमें भी क्या जुट रहा है इसलिए वैल्यू निगेटिव होता है। इसमें भी क्या हो रहा है, ये इसमें जुट रहा है इसलिए वैल्यू निगेटिव होता है, इसमें टूट रहा है इसलिए वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है ना। हाइड्रेटेड को हम ऐसे समझ सकते हैं, फ्लोरीन है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें 2 पोल होता है, तो इसका पॉजिटिव पोल से ये सराउंडेड हो जाएगा, हाइड्रेटेड होगा। हाइड्रेटेड होने में जो एनर्जी निकलेगा उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है ना। अभी क्या है, तो किसी भी मेटल के गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होना चाहिए, है ना। अब मेटल है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेगा, नॉन मेटल है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब गुड होगा, जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होगा, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग मेटल को क्या देखते हैं, मेटल में क्या देखा जाता है, उसका रिड्यूसिंग पावर देखा जाता है ना। तो मेटल का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा कम होगा जब मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लो होगा। तो जस्ट इसका उल्टा, जितना भी कॉन्सेप्ट है मेटल और नॉन मेटल में जस्ट रिवर्स चलना है, उल्टा करते जाना है ना। सिर्फ एक क्वेश्चन को, एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, दूसरे को सिर्फ उल्टा करते जाना है, ठीक है। किसी भी नॉन मेटल में के ज़्यादा रिएक्टिव होने के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना। ज़्यादा रिएक्टिव होने के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमें हाई रखना है ना, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव कम होगा जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होगा, मेटल ज़्यादा रिएक्टिव कब होगा, जब रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू उसका लो होगा, ठीक है। अब हाई रिडक्शन पोटेंशियल नॉन मेटल का कब होगा, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो हो, जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका क्या हो, हाई हो, है ना। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लो है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका हाई है और हाइड्रेशन इंथैल्पी अगर हाई है, तो उस कंडीशन में इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन का बात करेंगे तो फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है सबसे ज़्यादा होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का होता है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक। तो अब इसका ज़्यादा क्यों होता है, तो रीज़न है क्या, पहला कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो फ्लोरीन का क्या होता है कि हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, FCl Br में अगर हम देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है F2 का जो है ज़्यादा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी F2 का कम होता है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों होता है, जबकि जो फ्लोरीन जो है ये जो है इसका तो साइज छोटा है, छोटा साइज वाला का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम क्यों होता है। तो कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन में ये फ्लोरीन के पास इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये सामने सामने है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने लगता है। ऐसे रिपल्सन होने के चलते क्या होता है, बॉन्ड में तनाव बढ़ जाता है और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। जबकि क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन आपस में दूर दूर हो जाते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ मुलाकात कम हो पाता है, तो रिपल्सन इसमें कम होता है और जिसके चलते बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं करता है ना। तो इसका एक्सेप्शनली कम होने का रीज़न यही है क्या है कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन सामने सामने होने के चलते रिपल्सन बढ़ जाता है ना। तो ऑर्डर अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बोले तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, और फिर उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद फिर जो है तुम्हारा आयोडीन का होता है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। इसका क्या कम हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रहा है, लो हो जा रहा है फ्लोरीन का, तो इसके फेवर में जा रहा है। दूसरा क्या, ये हाई होना चाहिए, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होता है, हाई होता है। और हाइड्रेशन इंथैल्पी स्मॉल साइज होने के चलते ये भी हाई होता है। तो सब फैक्टर फ्लोरीन का क्या है, इसके फेवर में जा रहा है, इसीलिए क्या होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक ना। अब इसमें एक क्वेश्चन जनरेट होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि पूछा जाता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का बात करें तो क्लोरीन, Cl और F में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन का होता है। इवन पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी फ्लोरीन का ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्यों ज़्यादा है ना। तो इसका रीज़न ये होता है कि क्लोरीन का भले ही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है ना, मगर इसका बाकी जो दो फैक्टर होता है जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया और हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, इस क्लोरीन का कम होता है और इस फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। इसका जो एक फैक्टर है ना, ये फैक्टर इसके फेवर में जा रहा है, मगर बाकी जो दो फैक्टर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इसके फैक्टर में जाता है, जिसके चलते इसका जो है इलेक्ट्रॉन इसका जो है गेन करने का टेंडेंसी या ऑक्सीडाइजिंग पावर या बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको एक्सप्लेन किए। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं कि द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर दैन फ्लोरीन बट स्टिल द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर दैन फ्लोरीन। फिर भी जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा होता है, क्यों? ठीक है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर दैन फ्लोरीन बट स्टिल फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? इसका गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर भी जो है जो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा क्यों होता है? तो रीज़न होता है क्या कि जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होना चाहिए, ये दोनों हाई होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि जब तीनों इस कंडीशन में होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना। मगर इसमें होता है क्या कि क्लोरीन के केस में इसका ये गेन इंथैल्पी ज़्यादा हो जाता है, मगर दो जो अदर फैक्टर है इसके फेवर में नहीं है ना। ये किसके फेवर में जाता है? फ्लोरीन के फेवर में जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्लोरीन की तुलना में हाई होता है। ठीक, ये समझ में आ गया, है ना। या फिर अगर हम इन नट सेल बोले एकदम कम संक्षिप्त में बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोरीन का पूछा जाए क्यों ज़्यादा होता है, तो डायरेक्ट एक वर्ड में अगर बोले सिर्फ बोल सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है कि ये इसको हटा दो, इसको नहीं समझना है, इसको देखना है सिर्फ, है ना। अगर पूछे कि ये ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का क्यों ज़्यादा होता है ना, जबकि क्लोरीन का जो है गेन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो सिर्फ तुम ये डायरेक्ट बोल सकते हो कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होता है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, इसलिए जो है ये क्या होता है, ये जो है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। इतना सभी बोलेंगे तो ये जो है सेटिस्फाइड होता है, मगर अगर हम डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना, उसको ज़्यादा बढ़िया से बताना है तो ये बताने का तरीका होता है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।